इंटू 10 टू द पावर 2 हो गया 3.5 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट, दैट इज 3.5 मिली वोल्ट। Power is transmitted from a powerhouse from high voltage AC because पावर हाउस से हाई वोल्टेज एसी वोल्टेज हाई कर देते हैं, उसकी वजह से करंट कम हो जाता है और हीट लॉस कम हो जाता है। ओके, तो आउट ऑफ द 4 विच इज द करेक्ट आंसर, इट इज मोर इकोनॉमिकल ड्यू टू लेस पावर वेस्टेज। ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू लाइट 140 watt 24 volt लैम्प फ्रॉम 240 volt AC मेन्स। अच्छा, ये बताएंगे आप मुझे, ये 140 watt ये क्या है, कौन सा पावर ट्रांसफॉर्मर में दो होते इनपुट आउटपुट। हाँ, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो और क्या क्या दिया है बताओ आप। कुछ लोग ना आराम फरमा रहे हैं, बोले मैडम को ही सोचने दो और मैडम को ही सॉल्व करने दो, हम हाँ हूँ करते बैठते क्लास में। चलो सोचो तुम लोग भी थोड़ा। हाँ, इट इज यूज टू लाइट अ लैम्प कहा है, वो लाइट लैम्प कर रहे हैं, इसका मतलब वो लैम्प कहाँ लगा रहे हैं, आउटपुट में, सेकेंडरी में, है ना। सो 140 watt 24 volt लैम्प, यानी उस लैम्प का अक्रॉस का वोल्टेज है 24 वोल्ट, उसका पावर है 140, यानी 140 आउटपुट पावर हो गया और 24 वोल्ट ये, हाँ यानी कहाँ का वोल्टेज हुआ, प्राइमरी की सेकेंडरी, सेकेंडरी का वोल्टेज हो गया फ्रॉम 240 वोल्ट एसी मेन्स, यानी हाँ एसी मेन्स में लगाते हैं प्राइमरी, यानी 240 ये प्राइमरी का वोल्टेज हो गया। करंट इन दी मेन केबल, मेन यानी एसी मेन्स से आने वाली केबल, उसमें करंट है 0.7 एम्पियर, यानी ये कौन सा हुआ, प्राइमरी का करंट हो गया। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज 83.3%। कैसे लिखोगे इफिशियंसी, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट को कैसे लिखूं, ESIS, इनपुट हो गया EPIP, दिस इनटू 100। अच्छा, आउटपुट पावर अब हमें डायरेक्टली दिया है ना, तो डायरेक्ट ESIS की वैल्यू तो कितनी दी है 140, सो दिस इज 140। प्राइमरी वोल्टेज है 240 और प्राइमरी का करंट है 0.7, दिस इनटू 100, ये 0 करती हूँ कैंसिल, ये 0.7 और 14 20 आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 24 5/6 आ गया, 5/6 आता है 0.833 इंटू 100, सो दैट इज 83.3%। Pointer of deadbeat galvanometer gives steady deflection because मैंने एप्लीकेशंस बताए थे आपको, है ना, तो उसमें एडी करंट्स यूज होते हैं मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में, ऑसिलेशंस डेड करने के लिए उस गैल्वानोमीटर को बोलते हैं डेडबीट गैल्वानोमीटर। और तो उसमें एडी करंट्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं बोलो, कॉइल में नहीं, कॉइल वुंड करते हैं एक फ्रेम पे और वो फ्रेम होती है कंडक्टिंग फ्रेम, तो कॉइल जब रोटेट होती है तो फ्रेम भी रोटेट होती है और फ्रेम में मेटालिक फ्रेम, कंडक्टिंग फ्रेम, तो उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं और वो कंडक्टिंग फ्रेम के एडी करंट्स इस रोटेशन को अपोज करते हैं। बताया था क्या मैंने आपको,
electrons are produced in conducting frame over which the coil is wound. जरा ध्यान देके सुनोगे ना क्लास में तो अब एग्जाम है कितने दिन, है ना, हार्डली नॉट मोर देन 3 months. तो आज सुनी हुई चीज मुझे नहीं लगता 3 महीने में भूल जाते हैं. जो आज सुनेंगे 3 महीने यानी बहुत कम समय है, तो ध्यान से सुनेंगे तो मुझे लगता है एक बार यहाँ सुनो, एक बार घर जाके रिकॉल करो तो वैसे ही याद रहेगा. समझे? अच्छा, हमें लगता है कि हम भूल जाते हैं सब. एग्जाम हॉल में कोई भी जाता है तो उसे लगता है मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है. ऑल दिस इज ट्रूली थॉट, यानी ऐसा मुझे नहीं लगता कोई रहता है उसे लगता है कि नहीं नहीं सब याद आ रहा है. सब टेंशन में लेके जाते हैं कि कुछ भी याद नहीं आ रहा है. वहां जाने के बाद सब कुछ याद आता है. भूलते नहीं हम, क्योंकि वो यहाँ स्टोर होता है ना, तो इसलिए भूलते बिल्कुल नहीं है. और वहां जाने के बाद सब याद आता है. रीजन कि पेपर लिखते समय पूरी दुनिया भूल के हम पेपर लिखते हैं, विथ एंटायर कॉन्सेप्ट. और यहाँ याद करने के लिए बोलो तो थोड़ा इधर उधर ध्यान रहता है ना, इसका टी शर्ट अच्छा है, तो ऐसे ऐसे इधर उधर. समझे? तो 3 महीने है हार्डली, तो आज कही हुई चीज 3 महीने तक तो याद रहती है मेरे हिसाब से. क्योंकि तो थोड़ा जैसे वहां ध्यान दोगे यहाँ भी ध्यान दो तो क्वेश्चन के आंसर दोगे. कुछ लोग कुछ भी क्वेश्चन, बहुत संत लोग रहते हैं, कुछ भी पूछो तो कुछ भी उन पे इफेक्ट नहीं होता है ना. सेठ लोग ऐसे रहते हैं ना, एकदम कुछ भी बोलो तो वो शांत रहते हैं. आपके संत लोग हैं इस क्लास में क्वेश्चन. एंड सम तो कुछ लोगों का कहना है कि व्हेन यू नो द आंसर व्हाई डू यू आस्क दिस क्वेश्चन. तो जब मालूम है कि इसका आंसर ये है तो हमसे क्यों पूछते हैं. तो है सम, चलो ठीक है जो भी है. तो चलिए, as a result of change in magnetic flux linked to the closed loop shown in figure, EMF V volt is induced in the loop. loop में EMF induced होता है. okay, work done in taking a charge Q coulomb once along the loop is QV, क्योंकि V is the EMF induced and ये by definition of EMF होता है work done to circulate the charge once around the complete circuit. तो EMF अगर है वहाँ V, तो work done to circulate 1 coulomb charge है V, तो work done to circulate Q coulomb charge will be QV. okay, समझ में आया? Equivalent inductance of two inductances is 2.4 Henry when connected in parallel. Inductances parallel में connect करते हो तो how do you write equivalent inductance? बताया था कि मैंने आपको ये 1 by LP, L equivalent लिखती हूँ, that is equal to 1 by, so this equivalent can be written as L1 L2 upon L1 plus L2. ये दिया है 2.4 हेनरी and 10 हेनरी when connected in series. Difference between the two inductances is 2 हेनरी. तो वो L1 L2 दोनों निकालने होंगे, तो ये डिफरेंस हम लिखेंगे. तो L1 plus L2 कितना है? 10 हेनरी. So in place of L1 I can write 10 minus L2. तो यहाँ L1 plus L2 की जगह 10 लिखती हूँ और यहाँ L1 की जगह 10 minus L2 लिखती हूँ. ये इक्विवेलेंट दिया है 2.4. L1 that is 10 minus L2 into L2 अपॉन हो गया 10. This I bring on this side. 24 is equal to 10 L2 minus L2 square. तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. L2 square minus 10 L2 plus 24 equal to 0. बोलो फैक्टर्स 6 and 4. तो L2 minus 6 and L2 minus 4 equal to 0. Means L2 will have either value 6 or 4. L2 अगर 6 है तो L1 कितना? 4, क्योंकि दोनों की सम 10 है, तो L1 हो जाएगा 4 या L1 हो जाएगा 6. तो what is the difference between them? 2 है. Coil of
10 to the power minus 2 Henry inductance carries a current I equal to 2 sin 100 t ampere. When current is half of its peak value, then at that instant induced EMF in coil. अच्छा बोलो, कॉइल में ये करंट फ्लो हो रहा है, करंट कांस्टेंट है, चेंजिंग है, चेंजिंग है. कॉइल में करंट चेंज होता है तो क्या होता है? बाय विच फिनोमेना? इस कॉइल में उसी में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, सेल्फ इंडक्शन. ओके, हाउ डू यू राइट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन? एल डी आई बाई डी टी. अब आपको आई का एक्सप्रेशन दिया है, क्या दिया है? 2 साइन, नहीं एक्चुअली वो साइन 100 है, वो ब्रैकेट उल्टा हो गया है वहां शायद. साइन 100 है वो, 2 साइन 100 टी. ओके, चलिए अब मैंने करंट का एक्सप्रेशन करेक्ट करके दिया आपको. अब आप मुझे आगे बोलो कैसे सॉल्व करोगे. डी आई बाई डी टी कैलकुलेट करो, है ना. तो डी आई बाई डी टी दैट विल बी इक्वल टू क्या आएगा? 2 into 100 into cos 100 t. ओके, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ईएमएफ मिल जाएगा. एल कितना दिया है? 10 to the power minus 2 into 2 into 100 cos 100 t. राइट. तो ये -2 तो कैंसिल हो गया. साइन तो हमें नहीं कंसिडर करना है क्योंकि मैग्नीट्यूड ही लिखना है. समझेंगे? कितना आएगा ईएमएफ? 2 cos 100 t. ईएमएफ विथ टाइम चेंज होगा. मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती तो हम 2 लिख लेते हैं, बट अब मैक्सिमम नहीं. ये बोला है कि उस समय का ईएमएफ निकालो व्हेन करंट इज हाफ ऑफ इट्स पीक वैल्यू. तो वो टाइम निकालो जब करंट हाफ ऑफ पीक वैल्यू रहेगा. कैसे निकालोगे? करंट का एक्सप्रेशन ये है. ओके, पीक वैल्यू कितनी है? 2 और हाफ ऑफ पीक रहेगा यानी करंट 1, यानी आई की वैल्यू 1 रहेगी. तो 1 इज इक्वल टू 2 साइन 100 टी हो गया. तो साइन 100 टी कितना आया? 1/2. तो 100 टी की वैल्यू 5/6 यानी 30 डिग्री आ गई. तो या तो यहाँ से टी निकाल के वहां सब्स्टिट्यूट करो या सीधा 100 टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. समझ में? तो बोलो 100 टी कितना है? 5/6, 30 डिग्री. तो वहां E इज इक्वल टू 2 cos 5/6 आ जाएगा. cos 30 यानी so 2 into √3/2. So what is the answer? √3. चलिए, सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड इज. एक्सप्रेशन बोलो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड का. μ0 n² A/L. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है, स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है. अब बोलो कौन सा आंसर? थर्ड. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है ना, तो कौन सा आंसर करेक्ट हुआ? थर्ड ऑप्शन. आप केस में कौन सा है वो? अच्छा, दोनों को 4/4 लिखा है क्या? हाँ, तो उतना तो समझना चाहिए ना तुमको. करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन. ओके. इन ट्रांसफॉर्मर, दिस इज वेरी सिंपल बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज. अच्छा, ये बोलो ट्रांसफार्मर में क्या बढ़ता है? हाँ, क्या बढ़ सकता है? वोल्टेज. वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगा. आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर क्या बोलते हो? आउटपुट पावर इज सेम एज इनपुट पावर, यानी पावर से आइडियल में सेम रहता है. प्रैक्टिकली क्या होता है? लेस रहता है. तो विच इज
इक्वल नहीं दिया है, इक्वल दिया होता तो हम कहते हैं पावर आइदर इक्वल और लेस रहता है ना, तो अब क्या कहोगे कौन सा? लेस देन प्राइमरी कॉइल। फोर्थ है क्या लेस देन इन स्टेप अप मोर इन स्टेप डाउन? नो, पावर सभी में चाहे वो स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, आउटपुट पावर विल बी आइडियल में सेम रहेगा, प्रैक्टिकली आउटपुट पावर विल बी लेस देन इनपुट पावर। कोई भी ट्रांसफॉर्मर नहीं, चाहे स्टेप अप रहे या स्टेप डाउन रहे। Coils of self-inductances 2 millihenry and 8 millihenry are placed so close together that effective flux in one coil is completely linked with other. इसका मतलब बोलो एक का फ्लक्स पूरा दूसरे में है तो फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी इज इक्वल टू फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी, यानी उससे क्या डिफाइन होता है? फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी डिवाइडेड बाय फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी के क्या कहते हैं उसे? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। यहाँ कितना है? 1 है। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के टर्म में या सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे लिखते हैं? K इज इक्वल टू m अपॉन रूट L1 L2, डू यू रिमेंबर दिस? और m इज इक्वल टू K इंटू रूट ऑफ L1 L2। अब L1 L2 कितने दिए हैं? 2 मिली हेनरी एंड 8 मिली हेनरी, तो 2 इंटू 8 ये है 1, तो ये हो गया रूट 16, दैट इज बोलो 4। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 4 मिली हेनरी। Closely wound coil of 100 turns and area of cross section 1 centimeter square has a coefficient of self induction 1 millihenry, magnetic induction at the center of coil when a current of 2 ampere flows in coil। अच्छा, ये कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस दिया है, करंट थ्रू कॉइल दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या मिलेगा? सेल्फ इंडक्टेंस मालूम है और करंट मालूम है, क्या निकाल सकते हो? फ्लक्स निकाल सकते हैं। अच्छा, फ्लक्स कैन यू राइट, ये अगर कॉइल है तो इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस्ड हुआ है, तो फ्लक्स कैसे लिखोगे? NAP, बट फ्लक्स एट द सेम टाइम वी कैन राइट एज LI, बराबर है? तो करो सॉल्व। करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट ऑप्शन 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। पूछा क्या है यहाँ? मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर इज आस्क्ड, बराबर है? चलिए, तो फ्लक्स फाई को लिखती हूँ मैं, फाई इज इक्वल टू LI एंड दैट कैन बी रिटन एज NAP। ओके, तो B हो जाएगा LI अपॉन NA। सेल्फ इंडक्टेंस दिया है यहाँ 1 मिली हेनरी यानी 10 टू द पावर -3 हेनरी, देन करंट है 2 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स आर गिवन टू बी 100 और एरिया 10 टू द पावर -2। सिंप्लीफाई दिस, आंसर कम्स आउट टू बी 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, ओके, एक पॉइंट मैंने नहीं बताया आपको पढ़ाते समय, चोक कॉइल नहीं बताई। चोक कॉइल पढ़ाते समय बताया क्या आपको? नहीं, बट पहले पढ़ा है आपने चोक कॉइल। बोलो चोक कॉइल की स्पेशलिटी क्या है? चोक कॉइल बेसिकली क्या है? रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर। इंडक्टर है, चोक कॉइल इज अ इंडक्टर। याद रखेंगे, देखिए सीधी कॉपर वायर ली तो वो कंडक्टर, और उसे कॉइल करोगे तो वो इंडक्टर। कंडक्टर इज नथिंग बट सॉरी इंडक्टर इज
इज नथिंग बट अ कॉइल्ड कंडक्टर. तो कॉइल जब बोला है तो वो है बेसिकली इंडक्टर. एंड चोक कॉइल की स्पेशलिटी ये है कि इट हैज गॉट वेरी हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड वेरी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस यानी कौन सा रेजिस्टेंस? ये चोक कॉइल कॉपर वायर से बनी है, तो कॉपर वायर को रेजिस्टेंस है, तो चोक कॉइल में ये जो कॉपर वायर का रेजिस्टेंस है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल and the self inductance of choke coil is very large. Is okay? So choke coil has got very high value of inductance and very low value of resistance. Is okay? So choke coil choke coil ये इंडक्टर बहुत हाई है, ये रेजिस्टेंस बहुत लो है. ओके, नाउ अब अगर मैंने इसे डीसी सर्किट में कनेक्ट किया तो व्हाट अबाउट इट्स रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस डीसी सर्किट में लगाया तो इसका टोटल रेजिस्टेंस बोलो कम रहेगा ज्यादा रहेगा? देखो ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी लो है, डीसी सर्किट में इंडक्टर का रिएक्टेंस कितना होता है? फटाफट याद करना चाहिए. इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे लिखते हो? एक्सप्रेशन ओमेगा एल. तो डीसी सर्किट में कितना आता है? 0. तो इसके अक्रॉस डीसी में लगाओ तो इसका रिएक्टेंस 0 हो जाएगा. तो जो भी रेजिस्टेंस इसका रहेगा वही रेजिस्टेंस आएगा. तो रेजिस्टेंस लो रहेगा कि हाई रहेगा? लो रहेगा, यानी लार्ज करंट फ्लो होगा. मतलब डीसी सर्किट में इसे अगर आप यूज करो तो ये करंट को कंट्रोल नहीं करेगा. ओके, वही अब एसी सर्किट में यूज करते हो तो एसी सर्किट में एल बहुत ज्यादा है तो इसका रिएक्टेंस ज्यादा रहेगा, तो ये एसी सर्किट को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है. सो इट इज यूज्ड टू कंट्रोल करंट इन एसी सर्किट. इज ओके? एसी सर्किट में इससे भी करंट कंट्रोल होगा, इससे भी होगा, फिर भी इससे ज्यादा प्रीफर करते हैं ओवर आर. कैन यू टेल मी क्या रीजन हो सकता है? मतलब क्वेश्चन में कम टू आवर माइंड कि एसी सर्किट को या एसी करंट को आर भी अपोज करता है. याद है हमें एप्लीकेशन ऑफ एसी टू प्योर रेजिस्टेंस देखा, तो प्योर इसका रेजिस्टेंस डीसी सर्किट में भी आ रही है और एसी सर्किट में भी आ रही है, तो ये भी तो करंट को कम कर सकता है. फिर इससे यूज नहीं करके आर, लार्ज आर लेके भी तो करंट कंट्रोल हो सकता है. फिर भी एसी करंट को कंट्रोल करने के लिए इसे नहीं प्रीफर करते, इसे प्रीफर करते हैं. बता सकते हो क्या रीजन क्या हो सकता है? ये तो समझ में आया ना कि ये डीसी को अगर ऐसा यूज करोगे तो ये डीसी को इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर सकता, बट एसी करंट को ये कंट्रोल कर सकता है. तो इट इज यूज्ड टू कंट्रोल करंट इन एसी सर्किट. बट एसी सर्किट में करंट कंट्रोल करने के लिए चोक कॉइल बनाने की क्या जरूरत है? हमारा ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस भी तो करंट कंट्रोल करता है. अच्छा, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन. पावर डिसिपेटेड बाय प्योर रेजिस्टर कितना होता है? सर्किट में यूज करते हो तो पावर डिसिपेटेड बाय प्योर रेजिस्टर, प्योर रेजिस्टर I square R. पावर डिसिपेटेड बाय इंडक्टर. सिंपल क्वेश्चन है ये. पावर डिसिपेटेड बाय इंडक्टर. एसी सर्किट में हाउ डू यू राइट पावर डिसिपेटेड? फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो. एसी सर्किट में और इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में करंट कैसा रहता है? वैटेज वाला, वैटलेस वाला? क्यों रहता है वैटलेस? पावर कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर और कैपेसिटर
जीरो होता है, समझे? क्यों जीरो होता है? पावर कैसे लिखते हो एसी सर्किट में? फॉर्मूला बोलो। ERMS IRMS cos फाई होता है। इस डीसी सर्किट में पावर EI रहता है सिर्फ, एसी सर्किट में पावर EI cos फाई, यानी ERMS IRMS cos फाई। प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव में फाई कितना? पाई/2। तो पावर डिसिपेटेड कितना? जीरो। यानी ये पावर कंज्यूम नहीं करता, यानी यहाँ जब बैटरी लगाओगे तो ये पावर कंज्यूम नहीं करेगा और करंट कंट्रोल करेगा, और ये पावर कंज्यूम करेगा, करंट तो कंट्रोल करेगा ही बट पावर भी कंज्यूम करेगा। किसे प्रीफर करोगे? इंडक्टर को। तो इसलिए ये कहते हैं choke coil is used to currently control in AC circuit without much consumption of power or with very low consumption of power. Is this clear? रेजिस्टेंस क्यों नहीं यूज करना समझ में आया? ये करंट कंट्रोल करता है बट ये पावर कंज्यूम करता है, और ये करंट कंट्रोल करता है और पावर कंज्यूम नहीं करता है। इज इट ओके? अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। ये इंडक्टर है, चोक कॉइल है, इसका इम्पिडेंस कैसे लिखोगे? Z इज इक्वल टू, इसे खुद को कुछ रेजिस्टेंस है R² प्लस XL² और ω/L² वी कैन राइट। R वेरी वेरी स्मॉल है, तो दिस विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू XL रहेगा। वेरी अच्छा, तो cos फाई कैसे लिखोगे इसके लिए? cos फाई पावर फैक्टर, चोक कॉइल का किसी ने आपको पावर फैक्टर पूछा, R/Z इज ओके। Z की वैल्यू XL है विच इज वेरी लार्ज एंड R इज वेरी स्मॉल, ये बहुत बड़ा है ये छोटा है, तो cos फाई की वैल्यू ऑलमोस्ट, ये Z कैसा है? बड़ा है कि बड़ा है, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर कैसा है? तो cos फाई की वैल्यू बहुत कम रहेगी, ये R बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, आइडियली तो जीरो ही चाहिए, प्रैक्टिकली बहुत लो होता है। तो cos फाई पावर फैक्टर ऑफ चोक कॉइल, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, ऑलमोस्ट जीरो, एग्जैक्टली जीरो नहीं है बट ऑलमोस्ट जीरो है। समझे? क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, सिंपल सिंपल, मैं ये फिर बता रही हूँ, नीट का पेपर बहुत सिंपल रहने वाला है। तो बहुत हाई फाई क्वेश्चंस अरिहंत के और डीसी पांडे के और ये कोचिंग क्लास के, वो कोचिंग क्लास के, कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से टॉपिक पढ़ो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करो। किसको 720 चाहिए? 700 से भी काम चलता है, क्यों? Am I right or not? 720 के चक्कर में 500 भी नहीं मिलते, तो ये सोच के चलो कि मुझे 700 ही स्कोर करना है, तो 650 यू कैन स्कोर। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि बहुत लोग तुम में से अननेसेसरीली आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। अरिहंत पढ़ू क्या, आज क्वेश्चन पे डाउट्स आते हैं, अरिहंत पढ़ू क्या, HC वर्मा पढ़ू क्या, पहले क्लास के नोट्स पढ़ो, सिंपल क्वेश्चन के आंसर दो, फिर वो अरिहंत, HC वर्मा, डीसी पांडे सब पढ़ना। बहुत बेसिक चीजें पूछते हैं नीट के पेपर, तुम अब तक के देखो, बहुत सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन। एक खादी क्वेश्चन पेपर में रेयरली ऐसे डालते हैं कि जो बहुत ट्रैक के बाहर तो नहीं रहता, सिलेबस में से ही रहता है, थोड़ा ट्विस्ट करते हैं उसको भी, बहुत इतना ट्विस्ट नहीं करते, इतना सा ट्विस्ट करते हैं, वो भी इजीली आ जाता है। वो फालतू एक क्वेश्चन के चक्कर में इतनी सारी बुक्स रेफर करते हैं और सिंपल सिंपल चीजें भूल जाते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा था, पावर इन एसी सर्किट, ERMS IRMS cos फाई, इमीडिएटली आंसर दे सकते थे आप, है ना? नहीं दिया बट आपने, राइट और नॉट? तो जो सिलेबस में है सिंपल सिंपल चीजें वो अच्छे से पढ़ो, थियरी अच्छे से पढ़ो, ओके? बहुत 2-3 चैप्टर मिलके एक क्वेश्चन वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता नीट में, ओके? सिंपल क्वेश्चन रहते हैं बहुत।
ओके, चोक कॉइल समझ में आई? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सेमीकंडक्टर। अच्छा, सेमीकंडक्टर में पढ़ाते जाऊंगी। आज जो पढ़ाया वो नेक्स्ट पीरियड में मैं तुम लोगों को क्वेश्चन पूछूंगी, और अगर क्वेश्चन के आंसर ठीक दिए तो ठीक है, तो मैं आगे के 2 चैप्टर रिवाइज करूंगी। या नहीं, तुम लोगों ने आंसर नहीं दिया तो मैं रिवीजन नहीं दूंगी। इसका मतलब मैं जो रोज सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगी वो तुम लोगों को पढ़ के आना है, समझे? Okay, so let us come to semiconductor. Now if you consider isolated atom, एक सिंगल एटम आपने कंसिडर किया तो उसमें होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स। इन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। तो आइसोलेटेड एटम हैज गॉट एनर्जी लेवल्स लाइक 1s लेवल, 2s लेवल, 2p लेवल, 3s लेवल। ओके, तो एक सिंगल एटम में हो गए लेवल्स, एनर्जी लेवल्स। वही जब एटम्स कंबाइन होके सॉलिड बनता है, व्हेन एटम्स कम क्लोजर टुगेदर टू फॉर्म द सॉलिड। ओके, तो जैसे 2 हाइड्रोजन एटम सिंपली ले लो, तो इस हाइड्रोजन में 1s लेवल है, इसमें भी 1s लेवल है, इसके 1s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके 1s में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब कंबाइन होके सॉलिड बनता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो व्हाट वी एक्सपेक्ट कि ये दोनों 1s ओवरलैप होंगे, फिर वहां 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होंगे। But this does not happen. When the atoms come closer together to form the solid as a whole, these energy levels they do not overlap. ये overlap नहीं होती. What is the reason? ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है. They are familiar with 4 quantum numbers: N, L, M, L and MS. Is okay? N, L, M, L and MS. Is okay? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर एक ही ऑर्बिट में ओवरलैप हो गए तो उनके क्वांटम नंबर्स चारों सेम हो जाएंगे। whereas 2 electrons cannot have, that is what Pauli's exclusion principle says. Okay, and so Pauli's exclusion principle avoids overlapping of bands, overlapping of energy levels. तो ये energy levels overlap नहीं होते, they come closer together, they remain separated but they are very close to each other. So this group of closely spaced energy levels form band of energy levels over there. Is it okay? यानी अगर 10 atoms combine होके solid बना तो वहां आपको band मिलेगा जिसमें 10 1s levels रहेगी, and these 1s levels are very close to each other. So this group of closely मतलब bands form होते हैं, energy levels overlap नहीं होती. So bands are formed, energy bands are formed due to Pauli's exclusion principle. Is it okay? तो इस फॉर्मेशन ऑफ बैंड में क्या होता है, एनर्जी थोड़ी मॉडिफाई हो जाती है. जैसे हाइड्रोजन के 1s की एनर्जी -13.6 है. अब 2 1s अगर पास में आ गए तो उनकी एनर्जी दोनों की -13.6 नहीं होगी. इसकी -13.6 है तो शायद इसकी -13.599 हो जाएगी, यानी स्लाइटली मॉडिफाई होते, क्योंकि वो दोनों एक ही जगह नहीं है. एक ही जगह होते तो एनर्जी एक ही होती, बट अब दोनों सेपरेटेड है तो दोनों की एनर्जी अलग रहेगी. तो कुछ की एनर्जी बढ़ जाती है तो कुछ की एनर्जी कम हो जाती है. ओके, तो 1s लेवल की एनर्जी -13.6 है, बट 1s बैंड की -13.6 नहीं रहेगी. 13.6 के थोड़े ऊपर और 13.6 के थोड़े नीचे, ऐसे वो एनर्जी रेंज रहेगी उस बैंड.